गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सातपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सेकंड लेसन के जो कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स शीर्षक से है उसका वर्किंग विथ लैंग्वेज का कार्य जो है वो कर रहे थे। इसमें एक एक्सरसाइज मैंने आपके ऊपर डाला था, 5 सेंटेंसेस मैंने डाला था। मैंने कहा था कि इफ़ का प्रयोग करते हुए आपको उन वाक्यों को जो है वो वापस लिखना है। तो मेरा मानना है कि सभी ने लिख लिया होगा और सही लिखा होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान जो है वो एक्सरसाइज थी। फिर भी आपको आश्वस्त करने के लिए और आप ये निश्चिंत हो जाओ इस बात से कि जो आपने जो सेंटेंस किए उसमें कोई मिस्टेक जो है वो नहीं है, सभी सेंटेंस आपके सही हैं और किस प्रकार से करने थे। इन चीज़ों को आपको जो है क्लियर करने के लिए मैं वापस उन 5 सेंटेंसेस के आंसर्स लेकर के, केवल आंसर्स, उन सेंटेंसेस को मैंने वापस नहीं लिखा है, केवल जो है उनके आंसर्स जो थे उनको मैंने लिखने का प्रयास किया है। आपको क्या बदलाव करना था, कहाँ क्या करना था, किसको कहाँ लाना था, वो चीज़ें मैंने लिखी है ब्लैक बोर्ड पर। तो आप वो देखें, एक एक करके मैं उसको समझा देता हूँ और उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका वो लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस थे और कंडीशनल सेंटेंस जो है वो एक से प्रारंभ होते हैं और इसमें मैंने आपको बताया 2 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट सिंपल होता है, एक जो है वो फ्यूचर सिंपल होता है। तो आपको मैंने बताया था, कल समझाया भी था, मैंने कहा था वाक्य के प्रारंभ में आपको इफ जोड़ना है। सीधी सी बात है, आपको इफ ला करके एफ जो है वो वाक्य के शुरुआत में बिगनिंग में जो है वो ले लेना है और उसके बाद में सेकंड सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है फुल स्टॉप के बाद बड़ा वाक्य, 2 वाक्यों का जोड़ा है। प्रत्येक सेंटेंस 2 वाक्यों का जोड़ा है। इसमें एक इफ क्लोज वाला है और एक जो है वो दूसरा है जिसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो इन 2 सेंटेंस को आपको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना था। कहने का मतलब बीच में कॉमा लगाना थी दूसरे सेंटेंस के प्रारंभ में और पहले सेंटेंस में जो है वो आपको इफ लगाना था। तो आपको शुरुआत में सबसे पहले तो एक इफ लाना था, उसके बाद दूसरे सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को पहले सेंटेंस में भी आपको यूज करना था। मतलब दोनों जगह जो है वो सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी। जैसे आपने शुरुआत में इफ लगा दिया, इफ जो है शुरुआत में लग गया। अब ये जो सब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में, आपके दूसरे वाक्य के प्रारंभ में जो है उसको आप इफ के बाद में ले आए। अब आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना, केवल जो ये वाक्य जो पहला वाला वाक्य इफ वाला जो है ना पूरा होता है, आपको फुल स्टॉप है, आप प्रश्न में देखा होगा, उस फुल स्टॉप को हटा करके आपको उसकी जगह पर कॉमा करना और बाकी वाक्य सेम जैसे प्रश्न में लिखा है वो ऐसे कैसे आपको लिख देना, कोई चेंज नहीं। ऐसे कैसे दूसरे में भी आप इफ ले आए शुरुआत में और दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आगे ले आया इफ के बाद में, और जहां फुल स्टॉप है बीच में 2 वाक्यों के बीच में वहां पर आपने कॉमा कर दिया, ठीक है, वाक्य सिंगल बन गया। तो ऐसे दूसरा करना था। तो तीसरा भी ऐसे कैसे इफ ले आए शुरुआत में, सब्जेक्ट यू ले आए, कॉमा कर दिया, ऐसे कैसे। चौथा इफ ले आए, सब्जेक्ट ले आए, कॉमा कर दिया और बाकी ऐसे कैसे, और ऐसे कैसे। पांचवा भी आपको करना था, इफ शुरुआत में ले आए, यू ले आए, तो कॉमा कर दिया फुल स्टॉप का और बाकी वाक्य ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये जो है वो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस थे जिसको आपको इफ का जो है प्रयोग करते हुए वापस लिखना था। और मेरा मानना है कि सभी बच्चों के जो है वो ये वाक्य सही हुए होंगे, क्योंकि बहुत आसान एक्सरसाइज थी। इसी तरह जो है वो इसी प्रकार के सेंटेंस हैं। इससे आगे एक दिया है आपको करना है, पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ में ब्लैंक छोड़ा हुआ है, 2 सेंटेंस इसमें पैराग्राफ में दिए हैं, 2 सेंटेंस पैराग्राफ में जो है वो दिए हैं। तो आपको उनका ब्लैंक जो है वो भरना है और मैंने बोर्ड पर जो है वो करवा दिया है वैसे ये, लेकिन मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि कौन सा कैसे क्या। 2 ही सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ है। तो सेंटेंस इफ क्लोज वाले सेंटेंस है इसमें, और मैंने आपको बताया था, शुरुआत में बताया था कि जो है वो इफ क्लोज वाला सेंटेंस में 2 टेंस होते हैं। इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है,
इफ क्लोज वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, और जो दूसरा जो सेंटेंस होता है उसके साथ में वो होता है फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको जो है वो पहले सेंटेंस में इफ वाला जो सेंटेंस है उसके आगे जो खाली जगह छोड़ी है उसमें तो प्रेजेंट सिंपल करना है, और इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात है, और उसके बाद वाला जो वाक्य है उसमें आपको फ्यूचर सिंपल करना है। तो आपको प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल दोनों के जो है वो दोनों को मैंने समझा दिया, टेंस करवा दिए हैं, वो यहाँ काम आएंगे। आपको पैटर्न मालूम होगा, साधारण वाक्य है, तो आप किस प्रकार से जो है वो करोगे। तो पहला वाक्य तो खाली जगह छोड़ी है, आई के बाद में इफ क्लोज है, देखो इफ क्लोज यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इफ क्लोज है यहाँ पर, यहाँ तक इस कॉमा तक, ठीक है, ये इफ क्लोज है। इसमें आई के बाद में खाली जगह छोड़ी है, तो मैंने इफ क्लोज वाला सेंटेंस मैंने बताया, इफ क्लोज वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल में होता है। प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या आई एस, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आपके सामने सब्जेक्ट दिया हुआ आई, और वर्ब दी हुई है गो, और बाकी वाले बाकी दिए हुए से सब। तो आपको जो है वो अब आई के साथ में मैंने बताया था एस या आई एस लगता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आपके पास, उसमें एस या आई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे लगता है, बाकी के पीछे एस या आई एस नहीं लगता है। तो आपके पास में सब्जेक्ट है आई, और आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस या आई एस नहीं लगेगा, तो आपने सीधा ले लिया गो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी बड़ा सब, वाक्य बन गया। इफ क्लोज पूरा हो गया, अब पहुंच गए आप कॉमा तक। अब इसका दूसरा जो क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर बढ़ना है। फ्यूचर का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपके इसमें आई दिया है, तो आई सब्जेक्ट आई या बी जब होता है तो मैंने बताया था कि उसके साथ में सेल लगाया जाता है, बाकी वाले के साथ में विल लगाया जाता है। तो यहाँ आई सब्जेक्ट तो हमने ले लिया इसमें सेल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो फर्स्ट में दी हुई फर्स्ट फॉर्म उसको लिख दिया ऐसे कैसे, तो ये वाक्य बढ़ गया। ऐसे कैसे, दूसरा भी इफ वाला क्लोज है, उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा आई के साथ में, और ये फर्स्ट फॉर्म स्टे जो फर्स्ट में दी हुई है भर दिया, कॉमा तक आ गए। उसके बाद दूसरा वाक्य इसका जो दूसरा क्लोज है इसी वाक्य का, उसमें जो है आई फ्यूचर सिंपल बढ़ना है, तो आई के साथ में सेल जैसे पहले अपन ने किया था ऐसे कैसे, और कोष्टक में से वो ला करके रख दिया, तो वाक्य ये बढ़ गया। इस प्रकार से ये दोनों वाक्य करने थे, और इस तरह का अर्थ हो गया। मैं इसका ट्रांसलेशन जो है आपको बता देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें कहा है कि टुडे इज संडे, आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। आज रविवार है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बाहर जाना चाहिए या घर पर रहना चाहिए। फिर लिखा इफ आई गो आउट आई शेल मिस द लवली संडे लंच एट होम। अगर ये कह रहा है अगर मैं बाहर गया, कंडीशनल सेंटेंस शब्द वाला वाक्य, अगर मैं बाहर गया तो घर पर जो संडे रविवारी जो भोजन बनता है, लंच जो बनता है, वो स्वादिष्ट लंच जो बनता है वो मैं चूक जाऊंगा। और फिर कहा है इफ आई स्टे होम फॉर लंच आई शेल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। और अगर मैं घर पे रहा लंच के लिए तो अर्चना थिएटर में जो रविवारी जो फिल्म दिखाने वाले हैं, फिल्म जो है वो मैं चूक जाऊंगा। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर जाऊँगा क्योंकि इससे मैं जो है वो और अधिक मोटा होने से बच सकता हूँ। तो ये जो है वो आपका ये पैराग्राफ था, दो कंडीशनल सेंटेंस थे इसमें, और कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इफ क्लोज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, बाकी वाला जो दूसरा क्लोज जो होता है वो होता है फ्यूचर सिंपल में। बिल्कुल साधारण सा इसका पैटर्न है, कोई मुश्किल हार्ड बात नहीं है इसमें, आसानी से आप समझ सकते हो, कर सकते हो। तो ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमने कर दिया। अब हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है अपन देखेंगे, और उसके बाद जो है उसका क्या पैटर्न क्या है, क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में जो है वो आपको करना है कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय एप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू वांट हिम टू। आपको आगे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको निम्नलिखित में से एक सेंटेंस जो है वो
उठा करके पूरा करना है, जिससे कि वाक्य का सही अर्थ निकल सके, वाक्य उचित लगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी इच्छा से जो है इनमें से कोई भी जो है वो लेकर के भरना है। कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसका वाक्य का सही अर्थ जो है वो निकलना चाहिए, वाक्य समझ में आना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो देखिए, डोंट गो टू द थिएटर। देखो पहले तो मैं इनका अर्थ बता देता हूँ आपको। इफ यू वांट टू का मतलब होता है अगर आप चाहते हो, यदि आप चाहते हो। इफ यू डोंट वांट टू, यदि आप नहीं चाहते हो। इफ यू वांट हिम टू, अगर आप उससे ये चाहते हो। तो ये 3 सेंटेंस है आपके सामने, इससे आपको वाक्य को, तो वाक्य आपके सामने 6 वाक्य दिए, इनको पूरा करना है। डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर मत जाओ अगर आप नहीं चाहते हो। अगर जाना नहीं चाहते हो तो मत जाओ। इफ यू डोंट वांट, अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो मत जाओ। तो इस प्रकार से उचित वाक्य सही एप्रोप्रिएट सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा जो है वो आपको पूछा है, ही विल पोस्ट योर लेटर, वो आपका लेटर जो है वो पोस्ट कर देगा। अगर आप जो है उससे ऐसा चाहते हो कि वो मेरा लेटर डाल दे, पोस्ट कर दे, तो वो आपका लेटर जो है वो पोस्ट कर देगा। तो इसके लिए आएगा इफ यू वांट हिम टू, इफ यू वांट हिम टू। इसी प्रकार थर्ड जो है यहां कॉमा करना आपको, प्लीज यूज माई पेन, कृपया मेरा कलम जो है इसका उपयोग करें। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं तो करें। If you want to, he will lend you his umbrella, वह आपको उसका छाता जो है वो दे देगा। अगर आप उससे ऐसा चाहते हो, आप उससे जो है वो छाता अगर लेना चाहते हो तो वो आपको दे देगा। तो इसमें होगा इफ यू वांट हिम टू, if you want him to। पांचवा वाक्य, माय नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर, मेरा पड़ोसी रमेश जो है वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा अगर आप ऐसा चाहते हो। तो इसमें भी यही होगा इफ यू वांट हिम, अगर आप चाहते हो कि वो आपको ले जाए तो वो आपको ले जाएगा डॉक्टर के पास। लास्ट वाक्य है डोंट ईट इट, इसको मत खाइए अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप खाना नहीं चाहते हैं तो। ये वाक्य बन गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लें सर्वप्रथम, उसके बाद जो है वो आपको इनको कॉपी में करना है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आपको जो है वो बार बार इस वीडियो को जो है वो देखना न पड़े और आसानी से आप जो है वो इनको लिख पाओ। तो स्क्रीनशॉट लें और फिर जो है वो इनको कॉपी में करें। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, जमा करके लिखें। काम सभी बच्चे करें गंभीरता से, स्पेलिंग्स याद करें ज़्यादा से ज़्यादा, काम नियमित रूप से करें, लापरवाही न करें और काम करके केवल कॉपी में काम करके रख न दें। समय समय पर संबंधित विषय अध्यापक को जो है वो अपना काम बताते रहें, जिससे कि अपनी जो खामियां जो है, मिस्टेक्स जो अपनी है
उनसे जो है वो हम जो है वो अवगत हो सकें और आपको जो है उन कमियों के बारे में, उन मिस्टेक्स के बारे में आपको बता सकें और उसमें सुधार करवाया जा सके और जहाँ समझ में नहीं आया उसको वापस समझाया जा सके। तो इस बात का ध्यान रखें। और अब जो है वो कल से हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेंगे। इसमें अब आगे जो है वो करने लायक कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है वो नेक्स्ट लेसन उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो आगे वाले में वीडियो लेक्चर में करवाऊँगा और आप साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो लर्न करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, क्वेश्चन आंसर्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड जो लैंग्वेज में जो पार्ट होता है, कोई किसी प्रकार का पैटर्न वगैरह होता है, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। और वर्ड पावर जितना मजबूत होगा आपका उतना ही ज़्यादा काम आएगा और ज़्यादा आप बेहतर समझ पाओगे चीज़ को। इसलिए स्पेलिंग सबसे ज़्यादा मस्ट है। आपको अंग्रेजी भाषा के सेंटेंस को, उनके पैराग्राफ्स को जो है वो समझना है अगर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्ड पावर जो है वो मजबूत बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग याद करें और रूटीन बना लें। मैं तो कहता हूँ कि रूटीन बनाएं, 10 से 15 स्पेलिंग डेली के जो है वो कहीं ना कहीं से याद करें। जहाँ तक संभव हो अपने किताब के सभी याद कर लें और उसके बाद भी जो खाली समय है और ज़्यादा आप याद कर सकते हो, जो भी स्पेलिंग कहीं भी जो है मिले उसको जानने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, जिससे कि जो है वो आप इंग्लिश में और जो है वो मजबूत हो सको। तो इस बात का ध्यान रखें और काम बढ़िया तरीके से करें और मुझे जो है वो काम करके भेजें। इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।